हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंपर में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम अति लघुत्तरी टाइप प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे अपवर्तन तथा परावर्तन क्या होता है, चालक अचालक तथा अर्धचालक क्या होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम, कूलाम का नियम, स्नेल का नियम। बहुत सारे अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी को हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या दिए गए हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो हमारा लेजर का फुल फॉर्म होता है, यहाँ से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। इस बार भी आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका लेजर का फुल फॉर्म दिया गया, फिर यहाँ पर आपको मेजर का फुल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, नीचे मेजर का फुल फॉर्म और लेजर का फुल फॉर्म में डिफरेंस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जो आपका लेजर में यल है और आपका मेजर में यम है। ठीक है, यहाँ पर यल से लाइट हो गया है और यम से यहाँ पर माइक्रोवेव हो गया, और कुछ अंतर नहीं दिया गया, बाकी सब सेम ही है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि लेजर का आपका फुल फॉर्म था, उसी प्रकार से आपका मेजर का भी फुल फॉर्म है। वहाँ पर आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन था, यहाँ पर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लेजर और मेजर का फुल फॉर्म। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कूलाम का नियम क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे कूलाम का नियम बताया जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि जो कूलाम का नियम होता है उसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, कूलाम के नियमानुसार जो हमारा होता है F फॉर फ्रैक्शन गिवन Q2 होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है वो है हमारा अपवर्तन का नियम, यानी कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन के जो हमारे नियम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नियम दिया गया है हमारा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वो अपवर्तन का नियम दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि जो आपतित किरण होती हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, हमारा मान लीजिए ये कोई चिकना तल हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गई हैं, ये हमारा परावर्तित किरण हो गई हैं, और ये हमारा आपतित बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये हमारा जो अभिलंब है ये हमारा किसी एक ही तल में होती है। ठीक है, फर्स्ट नियम के अनुसार ये हमारा बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर सेकंड नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि आत्म कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n1 अथवा n2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I अपन sin R इक्वल टू नियतांक होता है। यहाँ पर डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है उसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, मैक्सवेल का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम। तो आपको जो भी उसका राइट आंसर सही लगेगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो डिफरेंस ये हो गया हमारा अपवर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, और वे तरंगे जिनमें माध्यम का तरंगति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वे हमारा अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। टीएफएस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा तरंग दैर्ध्य, यानी कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करती हैं। अगर समांतर कंपन कर रहे हैं तो हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे होंगे, और अगर लंबवत कंपन कर रहे हैं तो हमारा अनुप्रस्थ तरंगे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। टीएफएस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये हमारा
प्रगामी तरंगे होती हैं। ठीक है, ये हमारा प्रगामी तरंगे होती है। जब हमारा प्रगामी तरंगे कितने प्रकार के होता है ये पूछा जाएगा तो आप लोग वहाँ पर लिखिए कि प्रगामी तरंगे हमारा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? हमारा एक अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, दूसरा हमारा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 16 दिया गया है, तरंगायित किसे कहते हैं, यानी कि तरंगायित किसे कहते हैं। चलिए उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन करने में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को तरंग का तरंगायित कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन बताया जा रहा है कि जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है कंपन या दोलन कर रही है, एक दोलन या कंपन होने में जितना दूरी तय करता है उसी दूरी को तरंगायित कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। हमारे ये देखिए यहाँ से जो होता है दूरी, इसको तरंगायित बोलते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे श्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे श्रिंग बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे गर्त बोलते हैं। इसके बारे में डियर फ्रेंड्स हम लोग डीपली में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसके बीच की दूरी होती है इसे तरंगायित बोला जाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है इसे श्रिंग बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को गर्त बोला जाता है। ठीक है, और चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं। अब बताया जा रहा है कि आवृत्ति 1 सेकंड में कण द्वारा कंपन या तरंगदैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बताया जा रहा है कि 1 सेकंड में कण द्वारा कंपन या तरंगदैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी तरंग में एक कण 1 सेकंड में 60 कंपन या दोलन करती है तो उस तरंग की आवृत्ति 60 होगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आवृत्ति के बारे में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, चलिए अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि किसी तरंग द्वारा एक तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात तरंग द्वारा एक तरंगदैर्ध्य की दूरी को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको 2 परिभाषा दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको याद करने में आसानी हो, यहाँ पर आप उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक लाइन का डेफिनेशन देकर बताया जा रहा है कि तरंग द्वारा एक तरंगदैर्ध्य की दूरी को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है हमारा। तो ये हमारा हो गया आवर्तकाल के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयाम किसे कहते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि आयाम किसे कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आयाम तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यानी कि जो हमारा आयाम का डिफिनेशन होता है वो होता है तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आयाम के बारे में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। चलिए उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुँच जाती है। उदाहरण के लिए कुएं में आवाज़ लगाने पर अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। डियर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसी प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स अगर आप कहीं पहाड़ पर जाते हैं, अगर वहाँ पर आप तेज़ी से आवाज़ देंगे, अपना ही नाम लेंगे, आपको वही आवाज़ दोबारा कोई बोल रहा है, ठीक है, आपको इस प्रकार से सुनाई देगा। तो यही जो आपकी आवाज़ सुनाई देगी इसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि कुएं में आवाज़ लगाने पर अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर के बाद सुनाई पड़ती है। जैसे कि अगर आपके यहाँ कुआं, अगर आप लोग बाहर से ही बोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, तो ये हमारा प्रतिध्वनि हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया हमारा प्रतिध्वनि के बारे में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुनाद किसे कहते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अनुनाद किसे कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिकी में बहुत से तंत्रों की ऐसी प्रवृत्ति कि वे कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिकी में बहुत तंत्रों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन भी करते हैं, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा अनुनाद के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा अनुरणन किसे कहते हैं। ये अनुरणन किसे कहते हैं, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अनुरणन के बारे में बताया जा रहा है कि किसी बड़े हाल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निरुपध होता है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, इसे ही अनुरणन कहते हैं। जैसे कि कोई भी बड़ा हाल हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ध्वनि का अगर आप लोग एक बार बोलते हैं तो हमारा ध्वनि तो सुनाई देती है लेकिन स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। हमारा अनुरणन के कारण ही ध्वनि हमारा स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हमारा किसके कारण स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, तो हमारे किसके कारण स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुरणन के कारण। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि जब एक बड़े हाल में भाषण या कोई संगीत आदि का प्रोग्राम चल रहा होता है तो दीवारों से ध्वनि का बारंबार परावर्तन होने लगता है। इसके कारण बहु इको या बहुप्रतिध्वनि पैदा होती है। मूल ध्वनि की या बहुप्रतिध्वनि
स्पष्ट सुनने में बाधा उत्पन्न करती है, इस घटना को अनुरणन कहते हैं। यहाँ पर DFS बताया जा रहा है जो आपकी प्रतिध्वनि होती है वो स्पष्ट नहीं सुनाई देती है और इस घटना को ही अनुरणन कहते हैं। ठीक है, तो DFS ये हो गया हमारा अनुरणन के बारे में। चलिए DFS चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 23 दिया गया है कि तारतम्य किसे कहते हैं। चलिए DFS अब हम जान लेते हैं कि तारतम्य किसे कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ध्वनि का वह गुण जो इसकी तीक्ष्ण अथाह पतली और मोटी ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सके उसे तारतम्य कहते हैं। जैसे कि किसी का आवाज़ मोटा होता है तो किसी का आवाज़ पतला होता है, तो इसका जो निर्धारण होता है वो हमारा तारतम्य के अनुसार ही पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है, जिस ध्वनि का तारतम्य निम्न होता है वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि यही कारण होता है कि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है और महिलाओं की आवाज़ सुनने में अधिक प्रिय लगती है। ठीक है, तो उनका ध्वनि का तारतम्य क्या होता है, उच्च होता है। फिर यहाँ से आपका तारतम्य से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि महिलाओं का आवाज़ किसके कारण पतली होती है। ठीक है, तो हमारा तारतम्य यहाँ से पूछ सकता है कि ध्वनि का तारतम्य उच्च होगा तो ध्वनि हमारी पतली होगी या फिर मोटी होगी। तो यहाँ से आप ध्यान दिए रहिएगा कि अगर आपका ध्वनि का तारतम्य उच्च होगा तो आपका ध्वनि पतली रहेगी और उच्च आवृत्ति की होगी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु टाइप क्वेश्चन के आंसर। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। फ्रेंड्स PDF लिंक आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ट्रेक वाले चैनल और गेमिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।